हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हो आप लोग? मैं भी बेहतर हूं। आप लोग जैसे भी हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और ये हम पार्ट देख रहे हैं। आप जानते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था? वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर भूल गए हो तो मैं बता देती हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो सुशांत था वो अपनी बहन अनुप्रिया से बात करता है, और अनुप्रिया उसको बिल्कुल करारा जवाब दे देती है उस वक्त कि जो भी है मैं देख लूँगी। वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपने देखा ही होगा। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे उसको जो ईवा थी वो मिलती है अनुप्रिया को। जब वो निकलती है तो घबराई हुई थी वो थोड़ी सी। तो टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिविंग रूम में हर कोई बैठा हुआ था। सभी मतलब बैठे थे, इतने गेस्ट थे, रिलेटिव थे, सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इवनिंग का टाइम हो गया था, तो भाई सभी बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, यही सारी चीज़ें चल रही थी। फिर एक वहाँ पे ना टॉपिक स्टार्ट होता है, और उस टॉपिक में शादी वादी की बातें चलने लगती हैं। शादी, बच्चों की शादी, ये सब। फिर जो ताऊ जी थे ना, वो बोलते हैं कि वैसे आरुष आरुष के पेरेंट्स कल मिलना चाहते हैं। अनु का हाथ जो कप पे था भाई, वो थोड़ा सा वहीं रुक जाता है। ईवा वहीं सोफे पे सामने बैठी हुई थी। वो एक नज़र देखने लगती है, वो सब कुछ ध्यान से सुनने लगती है। आरुष से तो आप लोग पहले भी मिल ही चुके हैं ना। तो भाई वो एकदम हैंडसम सा, गुड लुकिंग, अच्छे बैकग्राउंड वाला लड़का है, पढ़ाई में तेज़, जॉब, अब तो जॉब वॉब भी है उसके पास। तो और उसको सभी ना बचपन से ही जानता है हर कोई। वैसे तो अनुप्रिया भी उसको जानती है बचपन से, पर वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं जानती। वो वैसा है ना कि बस कभी देखा होगा उस तरह से। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, कल हमने देखा भी। और आरुष जो था वो वहाँ पे आया हुआ ही है। तो भाई वो उस वक्त ही आ जाता है। ऊपर से सीढ़ियों से उतरता हुआ वो आ रहा था, और वो आते ही ना अनु की तरफ देखता है। फिर थोड़ा सा वो चुप रहता है, और वो जो हमारी अनुप्रिया थी, अनुप्रिया ना थोड़ा सा चुप रहती है वो भी। फिर वो बोलती है कि बट अभी मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं, और ये शादी। पर उसकी मॉम वो तुरंत बोल पड़ती हैं, शादी तुरंत नहीं होगी, सिर्फ रिश्ता पक्का होगा, वही करना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हें अगर आरुष पसंद है तो बताओ हमें। ईवा ना ईवा का ऐसा था कि वो थोड़ी देर के लिए बहुत गहरी सोच में पड़ी थी। बहुत गहरी सोच में आ गई थी वो सोच रही थी कि अब क्या होगा। अनु एकदम क्लियरली क्यों नहीं बोल रही है। वो कुछ बीच में नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहती है, वो कुछ बोलती भी नहीं है। और वो जानती थी कि अभी उसके पास ये राइट नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें बोल सके। तो यहाँ पे ये सारी एंगेजमेंट, ये सारी बातें होने लगती हैं। तो ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ जी कहते हैं कि 6 महीने में, हम 6 महीने के अंदर कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, हो सके तो कुछ दिन में बस सुशांत की शादी हो जाए, उसके बाद हम एंगेजमेंट कर देंगे, दिक्कत क्या है। अब ये सुनकर ना ईवा का मुंह एकदम बन जाता है। वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। सभी उसकी तरफ देखते हैं, पर जो अनुप्रिया थी वो रोक देती है, बोलती है, वो इशारे में बोलती है चुप रहो। फिर वो धीरे से आती है ईवा के पास, और वहाँ पे बैठ जाती है। वो थोड़ी दूरी पे ही बैठी थी, पर इतनी दूरी पे थी कि जो
ईवा थी उसकी आवाज़ को सुन सकती थी। अनु कहती है कि मैं हाँ नहीं बोलूँगी। ईवा प्लीज़ सीन क्रिएट मत करना। मैं नहीं बोलूँगी तो मतलब नहीं बोलूँगी ना, भरोसा रखो मुझ पर। ईवा तुरंत कह पड़ती है पर तुम मना भी तो नहीं कर रही ना। तुम बोल रही हो तुम नहीं करोगी, पर तुम मना भी नहीं कर रही, यहीं पे मना करो। अनु की आंखों में उस वक्त ना भाई दर्द दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बंदी ना वहाँ पे फंस गई है। ईवा कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, समझ आ रहा है तुम्हें? कैसे भी करके यहाँ से निकलो और मुझे तुमसे बात करनी है। अनु कहती है काम डाउन, मैं चलती हूँ, ओके मैं आ रही हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। वो धीरे धीरे से ये बातें बोल रही थी कि किसी का ध्यान न जाए उनके ऊपर। वो जाती है थोड़ा सा बाहर, तो अनु थी ना, अनु आती है पीछे से ईवा के। ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सुनो, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं बोल देती हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आरुष जो भी है मुझे नहीं जानना कि ये लड़का अच्छा है या कैसा है, मैं नहीं जानती। अनुप्रिया प्लीज़ अपनी फैमिली को कैसे भी करके बोलो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें कुछ करना है, कोई बहाना बनाओ, पर मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? अनु का चेहरा ना एकदम उतर जाता है। वो कहती तो क्या कहती, एक तरफ उसकी माँ जो उसके डैड भी नहीं है, वो करे तो क्या करे। अब बहुत सारी चीज़ों के बीच आके अनुप्रिया फंस जाती है और वो कहती है प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं ये शादी एंगेजमेंट कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हैंडल कर लूँगी। प्लीज़ तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना, मैं हूँ ना, मैं खुद देख लूँगी सब कुछ, प्लीज़। ईवा पैनिक मत करो। इनकी ये बातें चल ही रही थी। दूसरी तरफ जो सुशांत था ना, वो बैल्कनी में जाता है और बैल्कनी से वो देखता है नीचे कि ये लोग बातें कर रहे हैं, कुछ तो इनके बीच हो रहा है। शायद यही जो शादी की बातें चल रही हैं उनको लेकर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब वो समझ जाता है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। ये जो अनु की जो चॉइस है ना, इसकी वजह से बहुत कुछ होगा। और जो आरुष का रिश्ता है, मतलब आरुष से जो रिश्ता होने वाला है, ये बीच में ज़रूर आएगा और इसी की वजह से सारी चीज़ें होंगी। और वहाँ ये जो ताऊ जी और जो राधिका के डैड थे और क्या बोलते हैं ये अनुप्रिया की मॉम थी, इन लोगों के बीच ये सारी चीज़ें हो रही थी कि अब आरुष अपने पेरेंट्स को बुला लो तुम, अगर वो मिलना चाहते हैं, या हम खुद ही फ़ोन कर देते हैं उनको, मेहंदी में बुला लेते हैं। अरे सॉरी, हाँ मेहंदी में बुला लेते हैं। तो भाई रात का टाइम था। रात के टाइम पे जो हमारी अनुप्रिया थी ना, अनुप्रिया तो रूम में अकेली थी, पर जो ईवा थी ना, ईवा राधिका के रूम में रुकी हुई थी। और ये बात अनुप्रिया को पता थी। अब अनुप्रिया करवटें बदल रही थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ईवा के फ़ोन पे एक मैसेज करती है, क्या तुम जग रही हो, क्या हो रहा है, राधिका सो गई क्या, ये सारी चीज़ें वो पूछ रही थी, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। और जब रिप्लाई नहीं आता है तो अनुप्रिया और परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या मैं चली जाऊँ, क्या मैं जाके देख लूँ क्या। पर वो जैसे ही उठती है, उसके साथ थी कौन, उसकी छोटी बहन। वो उसी रूम में सोई हुई थी। तो अब जैसे ही वो अनुप्रिया चलने के लिए उठती है, वो बोल पड़ती है दी कहाँ जा रहे हो, इतनी रात हो गई है। वो नींद में ही बोल रही थी, पर बोल तो रही थी ना। अनुप्रिया तुरंत रुक जाती है। वो कहती है ऐसे नहीं जा सकती, मैं करूँ तो मैं करूँ क्या। ईवा तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही बेटा, मैं तुझे ना बताऊँगी, अच्छे से तुम्हें बताऊँगी, छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसे फ़ोन कैसे बंद कर सकती हो, मेरा मैसेज नहीं देख रही, मेरा कॉल नहीं उठा रही, कैसे रख सकती हो ऐसे फ़ोन।
वो ये सारी चीज़ें खुद से ही बड़बड़ा रही थी। पर थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है। क्या हुआ इतनी रात को अब? तो अनुप्रिया रिप्लाई नहीं करती है उस मैसेज का। कॉल आता है ईवा का, पर वो रिप्लाई नहीं करती है। कुछ देर बाद ईवा सोचती है कि क्या उसे अनुप्रिया के पास जाना चाहिए, पर वो जाए तो जाए कैसे? राधिका भी साथ में ही थी। फिर वो सोचती है राधिका को तो सब पता ही है, मैं जाती हूँ। असलियत में जानबूझ के ईवा रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो एक गहरी सोच में थी कि आगे क्या होगा, अनुप्रिया कैसे सब मना कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। इसके चलते वो कुछ बोल नहीं पाती है, मतलब फ़ोन पे वो कुछ बोल नहीं पाती है, कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर वो उठती है, पर वो जैसे ही उठती है राधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। राधिका कहती है कि ईवा, क्या प्लीज़ तुम रुक सकती हो, मत जाओ ना। ईवा ना जाने क्या सोचती है, वो वहाँ रुक जाती है, कुछ देर के लिए रुकती है। फिर वो कहती है कि राधिका, मुझे ईवा के पास जाना है, सॉरी, मुझे अनुप्रिया के पास जाना है यार, समझो प्लीज़ बात को, मैं नहीं रुक सकती। पर राधिका उसे अपनी तरफ खींच लेती है, अपने ऊपर गिरा लेती है, और उसको होता ना कि भाई बाहों में हाथ डालना, जैसे वो कोई आपके ऊपर गिर जाए और आप उसके बैक पे अपने हाथ कर लो, उस तरह का था। तो ईवा पीछे हटने की कोशिश करती है, पर राधिका बार बार उसे पकड़ ले रही थी, कह रही थी कि थोड़ी देर रुक जाओ बस, फिर जाओ और जाकर जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ईवा पता नहीं क्यों गुस्सा ही नहीं कर रही थी, वो बस बोल रही थी हाँ मैं आ जाऊँगी अभी, पर मुझे अभी जाने दो प्लीज़। क्या ऐसा था कि क्या रोक रहा था उन्हें? ईवा क्यों रिएक्ट नहीं कर रही थी? और अभी भी राधिका का पास्ट उसने अनुप्रिया को बताया नहीं है, जो राधिका के साथ इनका पास्ट था, आखिर क्या था वो? ये सारी चीज़ें आगे पता चलती रहेंगी। राधिका उसे छोड़ देती है और कहती है ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। ईवा रुकती है, फिर पीछे मुड़ती है और कहती है बस अभी आ जाऊंगी। वो रूम से बहुत जल्दी में निकलती है और डोर नॉक करती है अनुप्रिया का। अनुप्रिया डोर ओपन कर देती है, जैसे उसे पता था कि ये ईवा ही है। ईवा कुछ बोलती नहीं है, बस उसने नॉक किया था। और वो जैसे ही अंदर आती है, अनुप्रिया उसे हग कर लेती है और वो कहती है कि बस प्लीज़ कुछ देर के लिए कुछ बोलना मत, कुछ भी मत बोलना मुझसे। और वो एकदम टाइट हग होता है भाई, बहुत टाइट हग था वो, जैसे अनुप्रिया को सुकून मिल गया हो। उधर ईवा वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है जब वो हग करती है, हग को बैक करते हुए एकदम टाइट। और वो कहती है ईवा कि मैं हूँ, हमेशा मैं हूँ, प्लीज़ ये ऐसे दुखी मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम दुखी होते हो। अनु कहती है पर दुखी क्यों ना हूँ मैं कैसे मना करूँ उन लोगों को, आप खुद ही बताओ कैसे। और पे वो रुक जाती है, वो थोड़ा सा पीछे होती है और ईवा को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ईवा कहती है यार साइड में वहीं रखा हुआ था, फ़ोन तो वहीं है अभी भी। अनुप्रिया कहती है अगर फ़ोन उठाना नहीं होता है, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना नहीं होता है, तो उसे फेंक दो, मत रखो अपने पास। मैंने कितने मैसेज किए, कितने कॉल्स किए, तुम थी कहाँ? मुझे बस ये बताओ, आप मुझे जवाब दो, मुझे बस जवाब चाहिए। राधिक सॉरी जो ईवा थी ना, वो बोलती है यार साइड में ही रखा हुआ था इसलिए नहीं दिया रिप्लाई, मैंने जब देखा तुरंत किया आपको रिप्लाई। अनुप्रिया कहती है देखो मैंने क्या बोला,
अगर मुझे रिप्लाई नहीं करना है तो इस फ़ोन को फेंक दो जो तुम्हारे पास फ़ोन है, समझ आया? और वो मारने लगती है उसको, बोलती है क्यों क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा, हमेशा हमेशा का यही है, तुम मुझे डरा देती हो, पता नहीं मुझे कितना डर लग गया था, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ। और वो ऐसे ही नखरे दिखा रही थी। और ईवा ईवा कहती है प्लीज़ अब रहने दो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। और फिर ये दोनों रुक जाते हैं। ईवा फिर से एक प्यारा सा हग करती है और फोरहेड पे किस करती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा और मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम ये शादी नहीं होने दोगी, और प्लीज़ मेरा ये भरोसा तोड़ना मत। मुझे ये भी भरोसा है कि तुम मेरा भरोसा तोड़ नहीं सकती, पर प्लीज़ तोड़ना मत। अनुप्रिया कहती है भरोसा रखो, टूटेगा नहीं, कल जो भी होगा देखा जाएगा, पर मुझ पे भरोसा मत तोड़ना, प्लीज़ कभी मत तोड़ना। और फोरहेड पे किस करती है ईवा और गुड नाइट कह के एंड लव यू ये बोल के चली जाती है। अब अनुप्रिया को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो लेट जाती है, पर उसके जहन में सारी चीज़ें घूम रही थी कि कैसे क्या होगा, कल मैं कैसे मना करूँगी मेरी माँ, उनका दिल कैसे दुखाऊंगी मैं, शायद उनका दिल दुख सकता है, मेरे ताऊजी रूठ सकते हैं, पर हमारा रिश्ता जो मेरा और ईवा का रिश्ता है उसका क्या होगा। तो टाइम को आगे बढ़ाते हैं कि रात ऐसे ही गुजर जाती है, आता है टाइम दिन में, दिन का टाइम आता है, मॉर्निंग का टाइम था। ऐसे ही करते करते सारा दिन बीतता है, सब रेडी होने लगते हैं, ढोल बजने लगते हैं, तो यही साउंड बज रहे थे, बहुत ज़्यादा सजावट थी वहाँ पे, डेकोरेशन बहुत अच्छा हो रखा था, सभी मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट था, एकदम शान आली शान वाली शादी थी वो। और जो सुशांत था वो स्टेज पे वहीं पे बैठा हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, उस तरह की हर कोई खुश था बहुत ज़्यादा। और जो हमारी अनुप्रिया थी वो भाई इस भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहती थी, इसलिए वो थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी। उसने ग्रीन कलर का एक लहंगा पहन रखा था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, उसके ऊपर शायद वो बहुत जच रहा था, ये कह सकते हैं। वो उसमें एक वाकई कतई खूबसूरत लग रही थी, एक तो वो इतनी गोरी थी, ऊपर से उसके ऊपर वो ग्रीन, आय हाय हाय, उफ, क्या मज़ा आ रहा होगा, मतलब देखने में कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। और उसने ना मेहंदी भी लगा ली थी, हाथों पे अपने मेहंदी लगवा ली थी, उसमें एक उसने ना ई बनवाया था, जो कि भाई क्लियर दिख रहा था वो, पर बंदी ने लगवाया था अपने हाथों पे, मेहंदी में उसने ई लिखवाया था, जो कि हल्का हल्का सा सूखने लगा था। दूसरी तरफ हमारी राधिका मैडम, इनकी एंट्री होती है, ये आती हैं, इन्होंने एक बहुत ही मस्त ना मरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और राधिका मैडम ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी, तो भाई वो वाकई इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत राधिका। राधिका को सभी देखने लगते हैं भाई, बहुत मस्त लग रही थी वो एकदम, और वो मटक मटक के चलती थी, उसने टैटू भी बनवा रखे थे अपने बॉडी पे, और भाई उसका जो बैग था ना, क्या मजे, मतलब मज़े का था भाई, सभी देखते थे उसे पीछे ऊपर से नीचे तक, वो इतनी ज़्यादा मस्त दिखती थी, और साड़ी उसके ऊपर, वाह, बस इतना ही कह सकते हैं। तो वो आती है और डायरेक्टली अनु के पास आती है और कहती है बस करो अनु। अनु मुड़कर देखती है, वो एकदम शांत थी और कहती है, मतलब जो हमारी अनुप्रिया थी वो कहती है दी, मैं कुछ कर भी रही हूँ क्या जो मैं बस करूँ। राधिका और पास आती है और कहती है ये जो तुम ड्रामा कर रही हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो ये डबल वाली तुम्हारी लाइफ चल रही है ना, कि ईवा के साथ भी आरुष के साथ भी, ये सब ना बंद करो,
मुझे ना इरिटेशन हो रही है अब तुमसे। तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, पर मुझे ना पसंद नहीं आ रहा है ये सब। अनुप्रिया, समझ आया ना तुम्हें? आरुष से शादी करो और निकलो यहाँ से। मतलब मेरा मतलब है कि ईवा की ज़िंदगी से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम ईवा के आसपास भी मुझे नज़र आओ। जो भी प्यार है तुम्हारा, जो भी है, अब आरुष से कर लेना, पर ईवा को छोड़ दो। उससे शादी करो जाके आरुष से, और क्लियर करो एकदम। छोड़ो, मेरी ईवा है वो। अनु ना एक दो सेकंड के लिए भाई, वो वैसे ही होता ना कि थोड़ी देर के लिए वो बस देखती रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, ओह इंटरेस्टिंग, क्या बात है। राधिका ना वो चिढ़ जाती है जब वो इंटरेस्टिंग बोलती है ना अनुप्रिया। तो राधिका थोड़ी सा वो होता ना कि चिढ़ वाला मुंह बना लेती है भाई। फिर अनु ना आगे बढ़कर बोलती है, वो थोड़ा सा आगे आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं एक बोझ हूँ ईवा की लाइफ में? हुँ? क्या लगता है? अगर आप मेरी दी हो तो तभी मैं भी लहजे से बात कर रही हूँ दी। अगर आप मेरी दी ना होती तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे सकती थी। ईवा की लाइफ में या किसी और की लाइफ में मैं कोई बोझ नहीं हूँ। खुद का कमाती हूँ, खाती हूँ, और ईवा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तो आप जो गलत फहमी पाल के बैठी हैं ना, वो प्लीज़ मत रखिए। क्योंकि जब तक मैं बर्दाश्त कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। और क्या कहा आपने कि ईवा सिर्फ आपकी है? एक बार ज़रा ईवा से जाकर पूछेंगी आपके वो किसकी है? इस बात का जवाब आपको वैसे पता है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि आप जाकर ईवा से पूछ लो दी, वो आपको बता देगी। तो राधिका कहती है, मैं बस प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मुझे फालतू बकवास नहीं चाहिए। मैंने जो बोला वो अगर समझ आता है तो ठीक, वरना मैं ईवा को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। अनुप्रिया, तुम मुझे जानती हो अच्छे से, पर बहुत अच्छे से नहीं जानती। अभी तुम वाकिफ नहीं हो मुझसे कि मैं ईवा के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। ईवा वाकिफ है, वो बता सकती है, पर मैं ईवा से पूछने नहीं जाऊंगी। तुम ईवा के पास जा सकती हो, कहो तो मैं बुला दूँ। और हाँ, जो ये सोसाइटी है ना, ये भी प्रैक्टिकल बात ही समझती है। ओके। अनु ना हल्का सा वो होता ना कि भाई, पास आकर वो हल्की सी ताली बजाने लगती है, बोलती है वाओ। और वो कहती है कि जो आपने ये सोसाइटी की बात की ना, सोसाइटी मेरे लिए मैटर ही नहीं करती अब। मैं उनके लिए नहीं हूँ और वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ईवा मैटर करती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर ईवा मैटर करती है तो मतलब कोई भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। और आपको क्या लगता है कि मैं शादी कर लूँगी, वो भी आरुष से? गलत फहमी में है आप। कैसी भी कंडीशन आ जाए ना, मैं उससे शादी तो नहीं करूँगी। मैं अगर शादी ना भी करूँ ना, तब भी मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मुझे अगर शादी करनी होगी ना तो मैं सिर्फ एक लड़की से करूँगी, और वो आप जानती हैं किससे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता आपको कहीं हर्ट हो जाए दी। हम्म। राधिका फिर से थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, पर वो काम होकर थोड़ा सा बोलती है कि ये जो फिल्मी लाइंस बोल रही हो ना तुम, ये मत बोलो। रियलिटी को समझो, और रियलिटी तुम्हें पता है, पर फिर भी तुम ना समझ बन रही हो अनुप्रिया। इस वक्त ना ये बात उसको खराब लग जाती है अनुप्रिया को कि फिल्मी लाइन, उसके भाई जज्बात हैं ये। वो होता ना कि भाई आप अपने दिल की बात बोल रहे हो, आप उस बंदे के लिए एकदम स्टैंड ले रहे हो कि भाई मैं इससे पीछे नहीं हट सकती, ये मेरा है मतलब मेरा है। और कोई मतलब होता ना कि भाई बंदा बोल रहा है कि नहीं ये आपका हो ही नहीं सकता, ये मेरा है। तो
उस वक्त ना गुस्सा तो आता ही है। वो अपनी सारी चीज़ें बता रही थी और वो बोली थी कि ये फिल्मी लाइंस मत बोलो मेरे से, रियलिटी देखो। अनु सीधा ना आंखों में देखती है और बोलती है, रियलिटी तो ये है राधिका कि मैं किसी आदमी से शादी नहीं करूँगी। मैं किसी आदमी को शादी के गिफ्ट में नहीं मिलने वाली, ओके। और रियलिटी यही रहेगी कि मैं ईवा से मोहब्बत करती हूँ और ईवा मुझसे, उसके आगे कुछ नहीं। रियलिटी आप एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और हाँ, ईवा ना कोई मेरी कमज़ोरी नहीं है, ताकत मिलती है मुझे उससे। अगर मैं आपसे आज बात कर पा रही हूँ ना तो उसकी बदौलत कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये ताकत दी है। उसकी मोहब्बत से मुझे ये ताकत मिली है कि मैं उसके लिए, हमारे रिश्ते के लिए लड़ सकती हूँ। कहीं भाई आ जाता है तो कहीं आप आ जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? और हाँ, कोई चॉइस, कोई ये सब चीज़ें नहीं है कि ईवा मेरी चॉइस है या कुछ है। मोहब्बत है, प्यार है, मेरा मेरा सब कुछ है वो। ईवा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये शादी क्या है, मैं इसको लात मार दूंगी। और मुझे ये आपसे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ईवा से कितना प्यार करती हूँ या किसी से कितना प्यार करती हूँ। आप मेरी बहन हो, मैं आपसे प्यार से बात करी थी इतनी देर से, पर आप शादी करो, निकलो, ठीक है, करूँगी ना, ईवा से करूँगी मैं, ओके। मुझे मजबूर करते हैं आप लोग कि मैं बेइज्जती करने पे उतर आऊँ। बोलना मुझे भी आता है दी, ओके। पर राधिका वो कहाँ कम थी, वो बोल देती है, ये ख्वाब हैं तुम्हारे जो कभी पूरे नहीं होंगे। जैसे हमेशा टूटते आए ना, इस बार भी टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तो जो अनुप्रिया थी वो कहती है, और जो मेरा है उस पे नज़र मत डालो, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, ओके। अनु और एक लंबी सांस लेती है और कहती है, और हाँ, शादी तो तभी होगी जब मैं चाहूँगी और जिससे चाहूँगी। और सुशांत की हर एक चीज़ पे नज़र थी, हर एक चीज़ पे वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। पर आरुष आरुष सिर्फ अनुप्रिया को देख रहा था। जिधर वो जा रही थी, कुछ भी कर रही थी, वो रिलेटिव के साथ बहुत खुश था। वो सभी के साथ बातें कर रहा था, बहुत हंस रहा था। पर हमारी अनुप्रिया, वो तो यही देख रही थी। मतलब ईवा को, सॉरी, कहीं राधिका को रिप्लाई कर रही थी तो कहीं वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। तो कहीं उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि राधिका की ये बातें सच ना हो। फिर राधिका ना फिर से बोल पड़ती है, कहती है कि तुम फैमिली को ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करोगी, मुझे ये बात पता है। और स्माइल करती है। भाई वो स्माइल इस वैसी होती ना, डेविल वाली स्माइल, उस तरह की स्माइल करती है। और फिर से कह देती है, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। ईवा मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। अनुप्रिया, ये जितनी जल्दी हो सके समझ लो, आरुष से शादी करो और जाओ। वो फिर से यही बात बोलती है और अनुप्रिया स्माइल करने लगती है। भाई वो बोलती है, फैमिली को एम्बेरसमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे भी नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बस बात यह है कि कुछ लोग बीच में ज़रूर आएंगे टांग अड़ाने के लिए, पर मैं वो उस टांग को तोड़ना और हटाना अच्छे से जानती हूँ। बस मुझे मजबूर ना करें कि मैं अपनी हदें पार कर दूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप चुप रहें राधिका जी, ओके। दूसरी तरफ एक अनाउंसमेंट होता है कि अब जो ब्राइड्स हैं वो डांस करेंगे। और सभी उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। मतलब जो जो सुशांत था और सुशांत की जो फियांसे थी, वो सब एक जगह पे ही मेहंदी हो रही थी। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है।
क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और मुझे चीज़ें फिर पसंद नहीं आती हैं ना, कि देखो यार, मैं मेहनत करके रिकॉर्ड करके आप लोगों की स्टोरी सुनाती हूँ, तो प्लीज़ 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 देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। और कमेंट भी बहुत बहुत ही कम हो गए हैं आजकल, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। चलिए फिर, ख्याल रखिए आप लोग अपना। मिलते हैं दूसरे वाले चैनल पे रात को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।